औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुहेल अब्बासी हूँ। आप देख रहे हैं करंट अफेयर विद सुहेल अब्बासी। नाज़रीन, इस वक्त मैं नथिया गली में मौजूद हूँ। बाहर बड़ी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आपने देखा होगा कि मैंने जैकेट भी पहनी है, लेकिन जो हमारे मेज़बान हैं बिल्कुल उनको तो ठंड का एहसास नहीं हो रहा। मकामी लोग हैं इसलिए यहाँ पर ये जफाकश हैं, इनको ठंड का अभी पता नहीं चलेगा, जब बर्फबारी होगी तब पता चलेगा। सरदार इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, इमरान खान। ये उस वक्त से उनको जानते हैं जब वो क्रिकेट के हवाले से मशहूर थे। 92 वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान का जो नाम उभर के सामने आया, फिर बचा बचा उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हुआ। कुछ उनके वो पहलू जो अभी तक आवाम के सामने नहीं आए, सरदार इम्तियाज़ साहब से जानते हैं कि वो किस तरह के हैं, कैसे मिलते हैं, उनको क्या पसंद है, क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके ने वक्त दिया है। बताइएगा कि खान साहब जो हैं उनका आपके साथ तारुफ कैसे हुआ? फिर वो नथिया गली पहले भी आते थे, जब वज़ीर-ए-आज़म बने फिर भी इधर उन्होंने आना नहीं छोड़ा। उनको मोहब्बत है पहाड़ों से, और आपकी मुलाकात कब हुई? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अवैध साहब। मेरे लिए फ़ख्र और एजाज़ की बात है कि ख़ान साहब को मैं उस टाइम से जानता हूँ जब वो क्रिकेट के स्टार थे। एज ए पॉलिटिशियन लोग उनके फ़ैन नहीं थे, एज ए क्रिकेट स्टार फ़ैन थे। और ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ख़ान साहब की मोस्ट फेवरेट जो जगह है वो गलियात थी और नथिया गली थी, हाइकिंग थी। एक्चुअली मेरा जो बिज़नेस यहाँ पे शुरू से ही रहा है, जब हम स्कूल से मैं फ़ारग हुआ उसके बाद मेरे अब्बू थे और यही हमारी फील्ड थी, वो टूरिज़म की थी और गेस्ट हाउसेस की थी। ख़ान साहब जब पहली दफ़ा मैं उनसे मिला तो हम ये शंग्रीला होटल है यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और ख़ान साहब ऊपर लालाजार पे ट्रैक पे जा रहे थे। तो मैं आगे बढ़ के मैंने ख़ान साहब को कहा कि सर मेरी एक विश है कि आप मैं 2 बॉलें करवाएं और मैं बैटिंग करूँ। तो ख़ान साहब के साथ उनका कुत्ता भी था। ख़ान साहब ने मैं पहले बॉलिंग कराई 2, वो मुझसे मिस हुई, फिर उन्होंने मुझे कहा कि बैट मुझे दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरह खेलते हैं। बस वो टाइम था कि वो जो एक चीज़ आपका ख्वाब होता है, वो आप जब हकीकत बनते हुए देखते हैं ना तो आपको यकीन नहीं होता, और आपकी ज़िंदगी के बड़े कीमती टाइम और दिन होते हैं। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती दिन था कि कितने अच्छे लेजेंड स्टार को मैंने अपने पास से देखा। प्राउड नहीं है? लोग तो समझते हैं बड़ा मगरूर हैं ख़ान साहब। मैं अगर कहूँ शायद इस पर मुझ पर कोई फतवा ना लग जाए, मेरे हिसाब में इस दौर में ख़ान साहब अल्लाह का वली है। प्राउड या ये चीज़ें उसकी शख्सियत से बहुत दूर हैं। देखिए मेरे आप हैं और जो बाकी लोग होते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशें होती हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, फेम हो जाए, नाम हो जाए, लोग हमें देखें, बहुत अच्छी जगह पे शादी कर लें। ये भी हम समझते हैं कि किसी फॉरेनर से शादी कर लें, फिर ये हमारी ज़िंदगी का ख्वाब होता है कि हम अमेरिका चले जाएं या यूके चले जाएं। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने ख़ान साहब को बहुत पहले दे दी, और ये वो सारी चीज़ें करके ना उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ आ गई, और जो उसकी माँ की बीमारी के बाद आई कि उसने ये कहा कि मैंने इंसानियत की खिदमत करनी है। ये तो उसका एक मेन चीज़ है, किसी से ढकी छुपी नहीं है, और ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ऐसे बेटे हर माँ को नसीब करे। छुपे हुए पहलू आपने बहुत से मुझसे शेयर किए। नाज़रीन को बताइएगा कि आप तो मकामी हैं नहीं, पहाड़ों में पले बड़े। आप बताते थे कि जब वो खान साहब आपके साथ विजिट किया करते थे, ट्रैक पे कहीं किसी पहाड़ पे चढ़ रहे होते थे तो आप पीछे रह जाते थे, बहुत आगे निकल जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी बहुत ज़्यादा अमूमन अगर उन्होंने बेइज्जती की होगी तो उसी चीज़ पे की होगी कि जब हम उनके साथ चलते हुए उनको कम्पीट नहीं कर सकते थे। आलमोस्ट ये जब 13 से 15 18 का जो टाइम था, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम नथिया गली में गुजारा। और इस दौरान यहाँ पे गवर्नर हाउस से थोड़ा आगे जाते हैं ना तो ये नज़ीर अब्बासी साहब का गाँव है रेतड़ी। इस पे कुछ 4 किलोमीटर का ट्रैक है और ये बड़ी हल्की हल्की सी चौड़ाई है। तो इस पे हम केपी हाउस से निकलते थे, ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते थे, और वो बड़ी वीरान सी जगह है, और वहाँ पे जो उसकी चौड़ाई भी है वो ज़रा मीठी सी है और लोगों का रश भी नहीं होता। तो उस ट्रैक पे हम जाते थे। मेरे ख्याल में वो 4 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर का ट्रैक ख़ान साहब 25 मिनट में करते थे, और उन्होंने उस पर उनके पाँव के साथ वेट भी बंधा होता था। अच्छा, मेरे लिए खुशकिस्मती की बात ये होती थी कि जिस दिन ख़ान साहब ये कहें कि 1 साइडेड ट्रैक करना है और मैं थोड़ी देर बाद पीछे गाड़ी लेके जाता था, तो वो मेरे लिए खुशी की बात होती थी कि उनके साथ भागना नहीं पड़ता था। अदरवाइज़ अमूमन, बल्कि हम बाद में तरीन साहब मुझे याद आ गए, तरीन साहब या मैं आम आए ना तो ख़ान साहब आगे निकल जाते थे तो तरीन साहब पीछे से गाड़ी मंगवा लेते थे। तो
तो जो खान साहब का टर्न बैक होता था, जिस मोड़ से वो वापस आते थे, एंड पे जाके जॉगिंग करके वापस होते थे, तो उससे थोड़ा सा आधा किलोमीटर पीछे हम गाड़ी वापस करके फिर वो तरीन साहब निकल सकते थे। कोई उनके साथ चल ही नहीं सकता। मैं आपको बड़े मज़े का वाक़या बताऊँ, जब फर्स्ट टाइम वसीम अकरम साहब की शादी हुई तो उनकी ये जो ऑस्ट्रेलियन मिसेज है इनके साथ आए, और रात को हमें ये लगा कि जिस सुबह 10 बजे हमने ट्रैक पे जाना है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की चीज़ थी। मैंने सोचा आज पता लगेगा, क्योंकि वो जो उनकी लेडीज़ हैं स्पेशली वो फिटनेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा एथलीट्स भी हैं, और उनकी बॉडी और चीज़ ऐसी थी कि वो मतलब इतनी वो हैवी वेट नहीं है कि उनको चलने में मसला हो। तो मैंने कहा आज बड़ा मज़ा आएगा कि खान साहब को खान साहब इसको बीट करें तो मैं देखूँ, क्योंकि मैंने लॉन्ग वॉकिंग तो बहुत ज़्यादा की हैं, लेकिन स्पेशली इस ट्रैक पे जो कई दफ़ा सैकड़ों दफ़ा हम इस वॉक पे गए हैं, तो मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बंदा खान साहब से चल के आगे गया हो। आप ट्रैक पे खान साहब के साथ चलते हैं, जो ही खान साहब के साथ आप पहुंचते थे वो भागने शुरू कर देते थे। जब आप ट्रैक पे जाते हैं जहाँ पे उसकी चौड़ाई आनी शुरू हो जाती थी, हम समझते थे कि ये स्लो होंगे, वो उधर वो और तेज़ भागने शुरू हो जाते। तो जब हम सुबह वहाँ पे गए तो ट्रैक पे वॉक शुरू की, 2 किलोमीटर के बाद वसीम अकरम साहब रह गए, थोड़ा सा आगे गए तो करते करते उनकी लेडीज़ भी, जो उनकी मिसेस थी वो भी रह गई, खान साहब को वो बीट नहीं कर सकी। उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि वॉकिंग में, ये फिटनेस में खान साहब को किसी का बाप भी नहीं हरा सकता। अच्छा, खान साहब बड़े खुश खुराक भी हैं, और आप चूँकि शुरू से मेज़बानी करते हैं, आप यकीनन घर से भी पका के ले जाते होंगे। क्या कभी डांटा खाने पे कि आज अच्छा नहीं बनाया या अच्छा नहीं पका? हाँ, एक दफ़ा एक ईद थी, ईद पे ये डिसाइड हुआ, हमने सुबह कुर्बानी की ईद की, तो मैंने कुक को कुछ गोश्त दिया कि यार ये आप कुछ बॉईल कर लो, बिरयानी बना लो और कुछ की कढ़ाई बना लो। और जो हमने बाय टोके में उस पर स्टाफ ही हमारे साथ लगा हुआ था, तो उधर ही हमने जो कुर्बानी का किया ना, तो वो कुछ पुलिस के लोग थे, वहाँ का स्टाफ था। तो मैंने वो लड़के का तनवीर नाम है उसको मैंने कहा यार ये आप स्टाफ के लिए बना दो। तो हम लोग वॉक पे चले गए। खान साहब ने उस दिन नाश्ता भी नहीं किया था, बस सिर्फ मेरे हमें दूध पिया और कुछ खजूरें खाई और निकल गए। प्लान में ये था कि वापस आएंगे, खाना खा के निकलेंगे। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि जब हम नीचे गाड़ी से उतरे तो मुझे खान साहब ने कहा कि मैं शावर लेके आता हूँ, आप खाना लगाओ। अब मैं किचन में गया तो किचन में उससे कढ़ाई जल गई, कुक से सारे सर पकड़ के बैठे हैं, ईद का दिन है, ये भी नहीं है कि आप बाजार से भी मंगवा सकते हैं। अब मैंने कहा मैं इसको क्या कहूँ कि यार ये तुमने कढ़ाई क्यों जलाई है। तो अचानक मेरे माइंड में आया, मैंने कहा जो तुमने स्टाफ के लिए कहा था तो वो किधर, कहता जी वो बनाई है। तो वो मोटे मोटी वही हड्डियाँ, वही उसकी गोश्त की बोटियाँ मोटी मोटी, जिस तरह टोके पे हमने की ना, उस अल्लाह के बंदे ने ये भी नहीं कहा इसको सीधा कर लें, उसने उसी तरह दे दी। अब मैं अंदर ही खड़ा हूँ, फिर खान साहब आए, बाहर से आवाज़ आई कि जी खान साहब कह रहे हैं खाना लगाओ। जब अब खाना लगाया, मैं भी था और जुल्फी बुखारी भी था। अब जब खाना उसके आगे आया, उसकी वो मोटी मोटी उसकी बोटियां भी हैं, टमाटर भी उसी तरह नज़र आ रहे हैं। कौन से सन की बात है? ये मेरे ख्याल में 2017 में। अच्छा। जो बड़ी ईद थी कुर्बानी की 2017 की, उसकी बात कर रहा हूँ। तो खान साहब थोड़ा खा रहे हैं, अब मैं उनको देख रहा हूँ कि कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने मुझे बड़े मज़े से कहा यार तुम्हारा जो कुक है ना ये सही नहीं है। मैंने कहा सर पहली बात है ये KP हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस का कुक है, मेरा कुक नहीं है, अब मेरे गेस्ट हाउस में नहीं ठहरे हुए। सेकंड ये बात है कि अब मुझसे रहा गया, मुझे पता सारा ब्लेम मुझ पे आ गया। तो वो यूं खान साहब को गोश्त सख्त होना तो उनको बड़ी एलर्जी होती है। अब कभी भी लाइफ में देखें तो या गर्दन का गोश्त खाएंगे या पुट का गोश्त खाएंगे। यहाँ पे हमारी तरफ से खाने हुए या जो इस टाइम में हमारे जो मिनिस्टर होते थे या और कोई बंदा भी अगर उनका खाना कर रहे हैं, तो मैं खान साहब को खाना सर्व करता था और वो मुझे खुद कहते थे कि मुझे पता था कि यार ये कौन सा गोश्त है, वो चीज़ खाएं, उसका मुझे आइडिया होता था। तो वो गोश्त बहुत सख्त था, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने कहा सर ये मसला ये हुआ है कुक से आप वाला गोश्त कढ़ाई की ये जल, ये जो उसने स्टाफ के लिए बनाई आप जल्दी कर रहे थे तो मैंने वही ले आया हूँ। अब खान साहब को ये लगा, खान साहब ने कहा तुमने कुक को तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा ये हुआ, खाना उन्होंने खाया, फिर इजी होकर खाया, उनका जो मूड था वो भी सही हो गया। कहवा दिया, मैं अंदर गया तो मैं जो ही किसी चीज़ के लिए फ़ोन आई, मैं कॉल सुनने के लिए बाहर गया तो खान साहब ने कहा कुक को बुलाओ। अब मैं उधर गया हूँ, वापस जब मैं आ रहा हूँ तो कुक खड़ा है और खान साहब की मैं बैक साइड पे था। तो खान साहब उसको कहते तुम्हें इम्तियाज़ ने कुछ कहा तो नहीं। अब मैंने कहा यार अगर कोई और बंदा होता, ये नवाज शरीफ से या जरदारी साहब से, वो कुक क्या उसकी नौकरी क्या गई, उसको ये कहते इसकी नस्ल इसको यहाँ से भी बदर कर दें। इसी तरह एक टाइम ऐसा हुआ कि एक दिन मैं खान साहब को पिक करने के लिए गया, गाड़ी नहीं थी उनके पास। तो मुझे खान साहब मेरे ख्याल में आगे गए थे, वो छोटी ईद थी, वो चले गए हुए थे गिलगित या नारायण गए। तो कोई प्लान नहीं था आने की, कोई इतला नहीं थी। वैसे मुझे 2 दिन पहले इतला हो जाती थी क्योंकि मैंने दूध या लस्सी या दही इन चीज़ों का अरेंजमेंट करना होता था।
देसी खुराक ज़्यादा, देसी खुराक, नेचुरल खुराक। खान साहब की खुराक में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आर्टिफिशियल हो। देसी दूध, अगर दूध पियेंगे तो बकरी का पियेंगे, चाहे वो गाय के दूध की भी भैंस की भी पी लेते हैं। पराठा खाएंगे देसी घी का, 3-4 अंडे उनकी डाइट में है, वो आराम से वो खा जाते हैं। बाकी अगर कोई कहे तो उनकी जो मोस्ट फेवरेट है वो मीट में है, वो वाइट मीट ही है, चाहे वो फिश है, चाहे वो दुम्बा सबसे उनके लिए बेस्ट है, और फिर बकरा है। बाकी खान साहब के लिए ना कोई मीठा, उनका आम है सबसे बेस्ट, और उसके बाद आड़ू और अंगूर है। उनकी में कोई खीर नहीं है, कोई कस्टर्ड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल चीज़। सरदार साहब, एक वाक़या आपने मुझसे शेयर किया था कि वैसे देखने में तो यही लगता है कि खान साहब जो हैं वो आपका खाना खा के स्टेज पे जाके ओ अब मियाँ इस तरह बोलते थे, सख्त लगते हैं, और फिर यह है कि किसी के साथ पता नहीं हाथ मिलाते नहीं मिलाते। लेकिन आपने मुझे एक वाक़या सुनाया था कि एक दफ़ा आप कहीं जा रहे थे तो एक जो शख्स अक्सर वहाँ पे जब खान साहब आते तो वो भी आ जाता था, जिसको मैले और गंदे कपड़े लगे होते थे, तो खान साहब उसके साथ भी गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। ये भी ईद, छोटी ईद का वाक़या है। मैं, खान साहब और मेरे ख्याल में ऑन साहब भी नहीं थे, एक कोई और बंदा हमारे साथ था, हम 3 लोग थे। वॉक पे निकले तो आगे गए तो वो ये नमली मेरा की तरफ आगे एक बाबा से उसकी बकरी होती हैं, मतलब वो बहुत कम है कि वो मुंह धोए, उसके साथ यूरन की स्मेल और ये चीज़ें आती हैं, तो वो अमूमन खान साहब को मिलता रहता था। खान साहब, बाद लोग कहते हैं ना कंजूस, खान साहब को पता ना हो तो किसी को 1 रुपया नहीं देते, और उसको मैंने कई दफ़ा दिया, 10,000, 15,000, 20,000 जितने हों, या आपसे कहते हैं कि किसी के पास पैसे हैं तो मैं उसको पैसे दे देते। तो खान साहब उसको जाके गले मिले। अब जब मैं भी गया ना तो उसने मुझे ये कहा हाँ ईद मुबारक, तो अब उससे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी ना, तो मैंने मतलब जान छुड़ाने वाली बात की, तो उसमें मुझे खान साहब ने बहुत गुस्सा किया कि यार ऐसा नहीं करते, ये जो मायूब किस्म के लोग होते हैं ये इस तरह के नहीं है, मत करो ये, आइंदा ऐसा नहीं करना। मुझे मतलब बाला खान साहब ने कभी मुझे सख्ती नहीं की होगी, मैं उनको बहुत सारी बातें कह के जाता था, सारे कहते थे कि यार जो कोई नहीं बोलता ये खान साहब को बोल देता है, तो मुझे उन्होंने उस चीज़ से मना किया, उस बाबे से। बल्कि मैं मज़े की बात बताऊँ, उसका ये लेवल था कि एक दिन खान साहब वॉक करते करते जा रहे हैं, हम भी पीछे पीछे लगे हैं, तो वो कहते हैं हाँ अपनी ज़बान में, वो उसको कहते हैं, खान साहब को कहते हैं हाँ कुदर जुल रहे हैं कि अगर कोई माँ बैठी हुई हो हलवा पकना। अब खान साहब हंस रहे हैं उसको ना, तो एंजॉय कर रहे थे। तो खान साहब ने उसको पूछा हाँ कितनी एज है तुम्हारी, कहते क्या, मैंने कहा उम्र का पूछ रहे हैं अपनी ज़बान में, मैंने उसको कहा, तो उसने कहा 55 साहब। तो खान साहब ने कहा मेरी 45 या 46 है बच्चे। बाबा को कहा कि आप मुझसे भी छोटे हो। तो मतलब वो, मैं हालांकि डर रहा था, मैंने खान साहब को कहा पता सर आपको क्या कह रहा है। खान साहब ने कहा हाँ मुझे समझ आ गई है ना। तो वो ये कह रहा था कि तुम आगे किस तरह भाग के जा रहे हो, आगे को तुम्हारी हलवा पका हुआ है या कोई चीज़ है। खान साहब उसको एंजॉय करते थे, क्योंकि खान साहब कहते थे ये नेचुरल लोग हैं, ये जो आपने कहा ना जो गुस्सा है ये चीज़ है, खान साहब में गुस्सा ये चीज़ नहीं होती, खान साहब में बनावट नहीं है। अगर आपके लिए वो गुस्से में है आम हालात में, तो किसी महफिल में भी जाएंगे, किसी स्टेज पे भी होंगे, वो उसके लिए गुस्से में बोलेंगे। अगर आपके लिए वो पोलाइट हैं तो वो, अगर दिल में पोलाइट हैं, आम नॉर्मल महफिल में भी वो पोलाइट हैं, और किसी मेन जगह पे जाएंगे वहाँ पे भी वो पोलाइट। अच्छा, इतने करीब होने के बावजूद आप सियासत में अभी तक अमली तौर पे नहीं है, इसकी कोई बुनियादी वजह थी? इसफेल भाई, ये जो सियासत है ना, ये बड़ा मुश्किल चैप्टर है। मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं उन लोगों में से हूँ, लोग खान साहब के टिकट के पीछे भागते हैं, खान साहब के पीछे भागते हैं। आप तो टिकट के बगैर भी आप वज़ीर आज़म के मशीर लग सकते थे, आप वज़ीर आला के मशीर लग सकते थे, लेकिन आप नहीं देखिए मेरी अब वो मशीर के लिए, उसके लिए ना ये नून लीग है ना ये पीपल पार्टी है कि कोई आपका दोस्त होगा, कोई रफाकत होगी तो आप उसको मशीर लगा दो, या कुछ लोग उसकी कोई उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसको टके का पता नहीं होगा, तो वो किसी डिपार्टमेंट का मशीर या कोई चीज़ होगी। वो चीज़ अगर है तो वो खान साहब ने उन लोगों को लगाया जो खान साहब समझते थे कि उनकी ज़रूरत है, किसी को अकोमोडेट करने के लिए नहीं लगाया। तो अगर मुझे लगाते तो इसका मतलब ये था मुझे अकोमोडेट कर रहे हैं, तो वो फिर खान साहब में और बाकी लीडरों में क्या फ़र्क होता। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इस दफ़ा आपकी तैयारी है? मेरा दफ़ा इंशाल्लाह प्रोग्राम है, और उसकी वजह यही है, मुझे लास्ट इलेक्शन में भी मैं खान साहब को ड्रॉप करने जा रहा था, एक्सप्रेस वे पे थे, तब मुझे खान साहब ने कहा था, उस टाइम तक मेरे ख्याल में भी इदरीस साहब का वो स्कैंडल भी नहीं आया था, तो मुझे उन्होंने पहले कहा था कि इम्तियाज़ अगर आपने इलेक्शन में आना है तो आप करो, मुझे आप किसी की सिफारिश ना करना। कोई वजह थी, मैं वो भी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, उस पर किसी के लिए बुरी बात है, तो उस चीज़ को उन्होंने लेके कहा। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं अभी नहीं आना चाहता, अर्ली होगा, अभी मेरा काम चीज़ों पे तवज्जो है, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वकार नबी,
तो मैं उनको कहूँगा, उसको खान साहब ने भी कहा हाँ यार वो बहुत अच्छा आदमी है, किधर है? तो मैंने कहा सर इधर ही होते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मैं बुला लूँगा। और इस तरह ही हुआ, जब नेक्स्ट टाइम खान साहब 8-10 दिन बाद आए तो मैंने वो कार्रवाई को बुला लिया, वो भी थे, ये शुजा भी साथ था, उन्होंने कुछ गिफ्ट लाए, शुजा ने बाहर से लाए हुए थे वकार साहब के लिए, उन्होंने खान साहब को दिए। फिर खान साहब को उन्होंने कहा कि सर आप हमारे पास कल खाना खा लें, तो बल्कि पहले ये डिसाइड हुआ कि आप खाना इधर ले आएंगे। फिर मैंने कहा सर अच्छा हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका। आपने नाज़रीन, खान साहब के वो मुस्बत पहलू जो आवाम के सामने नहीं आए, आवाम ने तो उस लीडर को देखा जो स्टेज पे हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ बोल रहा था, चोर लुटेरों के ख़िलाफ़ बोल रहा था, लेकिन ये सॉफ्ट जो इमेज था ये आवाम के सामने नहीं आया। आज हम उनके उस दोस्त के पास बैठे हैं कि जो उनका सियासी दोस्त नहीं है, उनका ज़ाती दोस्त है, कि सियासत में तो बहुत सारे आए उनके साथ चले गए, लेकिन ये शख्स उसी जगह पे खड़ा था, आज भी उसी जगह पे खड़ा है। और ये चीज़ें, मुस्बत चीज़ें भी सामने आनी चाहिए कि हमेशा जो सामने आपको एक मजबूत शख्स नज़र आ रहा है, लेकिन वो मजबूत उन लोगों के लिए है जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा इमेज लेके हमें किसी को देखना चाहिए। मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।